वापस से रिवाइज करते हैं जो हम लोगों ने कल किया था। अब ध्यान देना, ठीक है। हम लोगों ने चालू किया था विथ योर कोड ऑन वेजेस, उसका हम लोग कुछ लास्ट चैप्टर पार्ट कर रहे हैं। तो कल आप लोगों ने जो लिखा था और पढ़ा था वो ये था कि चैप्टर नंबर 5 वाज गिवन विच वाज योर एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। दो टाइप की एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी एंड स्टेट एडवाइजरी। दोनों के नाम से आप लोगों को थोड़े से पॉइंट्स आप लोग खुद ही डेवलप कर पाओगे। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड नाम में लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, तो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ एडवाइजरी एंड एडवाइजरी, तो इनका रोल क्या होगा, एंड हमने इसको बनाया हुआ है अंडर कोड ऑन वेजेस। तो द रोल विल बी, पहले तो फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, देन वो जो अनटाइमली पेमेंट हो रहा था, अनऑथोराइज्ड डिडक्शन हो रहा था, उसका ध्यान रखना। इक्वल अपॉर्चुनिटी देना टू ऑल द फीमेल, टू ऑल द फीमेल वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, कि वो लोग सारे काम कर सके एंड हर एक जगह पे हम लोग उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को गाइड करना है, मतलब एडवाइस करना है टू अवर रिस्पेक्टिव आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा के जो भी मैटर्स होगा वो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर बताते हैं तो हम लोगों को वो भी साथ में बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का पॉइंट था। अच्छा, आप लोगों ने जब लास्ट वाला कोड पढ़ा था ना, तो उसमें भी आपने ये सेंट्रल एडवाइजरी एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम हियर ऑल्सो विथ ओनली वन पॉइंट इन एडिशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है देयर विल बी एन इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर्स साइड एंड एम्प्लॉइज साइड, बट अगर इक्वल इक्वल हो जाएगा तो फिर हम लोगों को डिसीजन कैसे मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई वी नीड एन इंडिपेंडेंट पर्सन, एंड हु विल बी दैट इंडिपेंडेंट पर्सन, द वीमेन, द फीमेल will be the independent person plus 1/3 of the representative, that is not less than not exceeding 1/3 of the total number of members, ठीक है। Now the main point जो अलग है यहाँ पे वो ये है कि we require also 5 representatives of state government, but इनको nominate करेगा हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक नया पॉइंट दिया था। अब अगर आप स्टेट का एडवाइजरी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आप लोगों को मिलेगा कि सेम हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट विल डू द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस the constitution will be the same as your representatives of employer side and representatives of employee side equal in number and independent person not exceeding 1/3 of the total number of members, बराबर। बस कितना पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ व्हाट इज देयर एडवाइजरी रोल, तो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो कि चाहे स्टेट लेवल पे हो, देयर एडवाइजरी रोल विल बी सेम, ठीक है। Now, what are the factors that they will consider while giving the advices? तो कितने फीमेल करंटली एम्प्लॉयड है वो ध्यान रखो, कितनी नए फीमेल को हम लोगों को अपॉइंट करना है उसका ध्यान रखेंगे, किस तरीके का, किस नेचर का काम वर्क हो रहा है उसका ध्यान रखा जाएगा, इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। Now, coming to the next chapter, ये था आप लोगों का पेमेंट ऑफ ड्यूज एंड क्लेम्स एंड द ऑडिट, ठीक है। पेमेंट ऑफ ड्यूज एंड क्लेम्स ये बात कर रहा है कि जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू योर एम्प्लॉयर साइड, जो भी हमारे वर्कर को एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, ठीक है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द वेजेस, द बोनस एंड ऑल अदर पेमेंट, ठीक है। तो ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे एम्प्लॉयर की, ठीक है। अच्छा, इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक द पेमेंट, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके ओनर की, मतलब जो भी एस्टैब्लिशमेंट है और उस एस्टैब्लिशमेंट का ओनर है उसकी, ठीक है। अब देखो, हो सकता है एम्प्लॉयर एंड ओनर आर बोथ द सेम केसेस, इन सर्टेन केसेस इट कैन आल्सो हैपन दैट ओनर एंड एम्प्लॉयर आर सर्टेन टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो चाहे कंपनी हो, फर्म हो या एनी अदर इंस्टीट्यूशन या एस्टैब्लिशमेंट हो, पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी फिर अगर एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक द पेमेंट टू द ओनर और द प्रोप्राइटर, ठीक है। अब कुछ ऐसे केसेस जो थोड़े से अलग है वो ये है कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या एम्प्लॉय अननोन होता है, मतलब ही इज नॉट ट्रेसेबल, ठीक है, तो एम्प्लॉयर किसको जाके पैसा देगा, तो इन दैट केस जो नॉमिनी अपॉइंट किया होगा उसको पैसा देंगे, एंड अगर नॉमिनी नहीं अपॉइंट किया था तो जो भी अथॉरिटी होगी उसके पास जाके हमको ये अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। प्लीज समझना, इस किसी और को हम लोग पैसा फिर नहीं दे पाएंगे, बिकॉज हो सकता है मिसयूज ऑफ द फंड हो जाए। तो अथॉरिटी जो हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है उसी अथॉरिटी को हम लोगों को जाके ये फंड प्रोवाइड करना है, बराबर। so that will be the second point. अब what will be the cases or in which situation the employer will be deemed to have fulfilled his responsibility and now he is free from his responsibility? तो दो केसेस में, एक तो उसने अगर अपने एम्प्लॉय को डायरेक्टली पैसा दे दिया तो now he is free, अब उसके ऊपर कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्लेम्स कुछ नहीं आएगा। बट अगर इफ ही द एम्प्लॉय इज नॉट नोन और इफ इज नॉट देयर, तो फिर हम लोगों के एम्प्लॉयर को या तो नॉमिनी को या अथॉरिटी को पैसा देने का, एंड देन हम मानेंगे कि एम्प्लॉयर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ड्यूटी, ठीक है। तो ये सिंपल चीजें थी। अब आगे क्या दिया हुआ है वो देखो,
अब आप लोगों ने लिखा दो क्वेश्चन जो क्लेम्स के बारे में बात करें। अच्छा, क्लेम्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय क्लेम्स? एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट विच इज टू बी क्लेम्ड। हम नहीं बोलते हमको इंश्योरेंस क्लेम जो हम लोग कंपनी से लेने जाते हैं, दैट इज व्हाट द थिंग, मैंने प्रीमियम भरा था और अब मुझे इंश्योरेंस की क्लेम की जरूरत पड़ रही है, उतने अमाउंट की जरूरत पड़ी है। मेडिक्लेम, व्हाट इज दैट? तो हम लोग जो भी मेडिकल का खर्चा होता है हम लोग उसका वो क्लेम कंपनी से मांगते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लेम। यहाँ पे क्या, कौन खर्चा मांग रहा है, क्या हो रहा है? तो एम्प्लॉयर से हमारा एम्प्लॉय जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लेम कर रहा है, मतलब हमारे एम्प्लॉयर को बोल रहा है कि ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये हम लोगों को दे दो, बराबर। बट अभी प्रॉब्लम क्या हुई, अगर एम्प्लॉयर शांति से दे देता तो कुछ डिस्प्यूट अराइज नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉयर ने वो अमाउंट नहीं दिया, ठीक है। या फिर ऐसा सिचुएशन हुआ कि एम्प्लॉय के हिसाब से द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 1 लाख रुपीज, मतलब पूरे साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो एम्प्लॉय को क्लेम करवाना है अपने एम्प्लॉयर से वो कुछ 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो लेकिन उसके सामने एम्प्लॉयर बोलता है कि नहीं, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपका सिर्फ 70,000 रुपया बनता है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में हो जाएगा झगड़ा, बराबर। अब इस झगड़े को सुलझाएगा कौन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप ये पढ़ोगे, द मैनर और द मैकेनिज्म फॉर एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम। एडजुडिकेशन का मतलब हुआ, हम एडजुडिकेशन वर्ड पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है? सॉल्विंग, रिजॉल्विंग द मैटर, केस जो भी होता है उसको एडजुडिकेट किया जाता है। तो व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, मतलब हु विल बी द पर्सन जिसके पास जाके हम लोग क्लेम का सेटलमेंट कराओगे। बस दो टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करने दो फिर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। तो हु विल बी दैट पर्सन, मैकेनिज्म मतलब वो कौन अथॉरिटी होगा या वो कौन पर्सन होगा जिसके पास जाके एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स कराया जाएगा। मतलब एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर उसकी बात नहीं सुन रहा तो फिर कौन उसकी बात सुनेगा, एंड एम्प्लॉय कहाँ पे जाके अपना एडजुडिकेट मैटर सॉल्व करवाएगा। सिंपल। तो एक ये क्वेश्चन पढ़ना है। देन उसके बाद में अगर उसके बाद भी अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया, जैसे बहुत बार होता है ना, कोर्ट ऑर्डर दे देती है उसके बाद भी हमारा डिपेंडेंट वो काम नहीं करता, ठीक है। तो उस मैनर में पता है रिकवरी किया जाता है या किसी और अथॉरिटी को बोल के सीधा उसको बोला जाता है इसको अरेस्ट करके लेके आओ, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर हम लोगों ने मैटर सेटल किया था और अथॉरिटी ने ऑर्डर किया कि आप इतना पैसा अपने एम्प्लॉय को दोगे, स्टिल इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू पे दैट मच अमाउंट, तो फिर तो सीधा क्या कराया जाएगा, वसूली भाई को याद करने का मतलब वसूली कराई जाएगी। अच्छा, वसूली दैट डजंट मीन कि उसको डरा धमका के पैसे निकाला जाएगा। रिकवरी का मतलब ही होता है कि अब तो वसूली करानी पड़ेगी, तो हमको ना कोर्ट फिर बाद में ऑर्डर देगा किसी अथॉरिटी को कि आप जाके यहाँ से अपना एम्प्लॉयर से इतना अमाउंट रिकवर कराओ, ठीक है। 5 मिनट दो, हाँ 5 मिनट, इसको सॉल्व करते हैं अपने। तो नाउ सी, सो मैकेनिज्म फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम, कितने टाइम में एडजुडिकेशन होगा, कितने टाइम में कौन किसके पास में जाएगा और कितना हम लोग क्लेम आउटस्टैंडिंग वाला हम लोग बोल सकते हैं कि आप इसको कंपेंसेशन दो, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सो नाउ सी, एज यूजुअल द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी दैट अथॉरिटी जो हमारे एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स के लिए अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा, एंड वो अथॉरिटी कौन होगी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है। अब कंपेंसेशन एंड टाइमलाइन, टाइमलाइन का तो मतलब ये हुआ कि मैटर को एडजुडिकेट कितने टाइम में करना है, लेकिन यहाँ पे कंपेंसेशन क्यों आया, क्या लॉस हुआ यहाँ पे या क्या चीज हुई है जिसकी भरपाई करके देनी है। आपने क्लेम एक तो टाइम से दिया नहीं, ठीक है, दूसरा जितना अमाउंट एम्प्लॉय बोल रहा था उतना एम्प्लॉय को अमाउंट दिया नहीं, ऊपर से टाइम भी गया उतना, प्लस एडजुडिकेशन में जब मैटर आएगा तो और टाइम जाएगा, मतलब एम्प्लॉय के लिए उतनी बात और डिले होती जा रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर उसको कंपेंसेशन तो देना पड़ेगा ना भाई, जितना टाइम डिले हुआ और जितना एम्प्लॉय को नुकसान हुआ इस डिस्प्यूट की वजह से उसका कंपेंसेशन दिया जाएगा, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपेंसेशन एंड द टाइमलाइन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टाइमलाइन? सी, टाइमलाइन बोलता है कि अथॉरिटी शैल एंडेवर टू डिसाइड द क्लेम्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये पॉइंट देख के बताओ, क्या अथॉरिटी को कंपलसरी बोला है विद इन 3 मंथ्स या ऐसा बोला है कि एक एफर्ट लेना चाहिए विद इन 3 मंथ्स का? इट शुड बी द एफर्ट। एंडेवर वर्ड यूज किया है ना, एंडेवर का मतलब ही होता है ट्राई, और एफर्ट शुड बी मेड टू सॉल्व द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। तो टाइमलाइन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टाइमलाइन है 3 मंथ्स वाली, ओके। दूसरा, अब क्या कंपेंसेशन दिया जाएगा एंड कौन डिसाइड करेगा कि इसको इतना कंपेंसेशन मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्लेम भी हमारी अथॉरिटी डिसाइड करेगी, कंपेंसेशन कितना मिलना चाहिए वो भी हमारी अथॉरिटी ही डिसाइड करेगा, ठीक है। नाउ सी द सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सच कंपेंसेशन मे एक्सटेंड टू
10 टाइम्स ऑफ द क्लेम डिटरमाइंड, मतलब 1 लाख रुपए का जो क्लेम डिटरमाइन किया था ना, उसका 10 टाइम तक हमारा कंपेंसेशन जा सकता है. इट मे गो, इट इज नॉट कंपल्सरीली दैट इट विल गो. समझ आया कुछ? अरे भाई तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉय गया था एम्प्लॉयर के पास में, एम्प्लॉय ने बोला भाई मेरा इतना पैसा आउटस्टैंडिंग है और हमको आप इतना अमाउंट दे दो, वो क्लेम करने के लिए हमारे. एम्प्लॉयर बोलता है दो चीजें, या तो मैं नहीं दूंगा, या तो बोलता है नहीं मेरे हिसाब से इतना अमाउंट आ रहा है. तो हो गया दोनों के बीच में डिस्प्यूट. अब डिस्प्यूट को एडजुडिकेट तो करना पड़ेगा, मतलब मामले को सेटल करना पड़ेगा. तो सेटल कौन करेगा, सेटल कितने टाइम में करेगा, और सेटल करने के साथ साथ भाई नुकसान तो हुआ है ना एम्प्लॉय को, तो उस नुकसान की कुछ भरपाई करके दी जाएगी क्या? तो आंसर इज यस. ठीक है, तो पहले ना हम लोग एडजुडिकेट करते हैं मैटर, एम्प्लॉयर को पहले सीधे से शांति से समझाते हैं. अगर वो फिर भी नहीं समझेगा तो फिर रिकवरी मैकेनिज्म आएगा. बराबर. तो नाउ सी मैकेनिज्म फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम्स बोलता है पहले तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो एडजुडिकेशन करेगा. एंड हु विल बी दैट अथॉरिटी? नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ गेजेटेड ऑफिसर. ठीक है, अब कंपेंसेशन एंड द टाइमलाइन. तो अथॉरिटी को ट्राई करना है कि वो पूरे के पूरे मैटर को सेटल कर दे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. एंड 3 मंथ कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ क्लेम. जब हम लोग आए ना कि भाई हमारा क्लेम डिसाइड करो, उसके 3 महीने के अंदर अंदर. अब ये कंपलसरी नहीं है, हमने बोला है अ ट्राई और एन एंडेवर shall be made. बराबर. नाउ जो कंपेंसेशन डिसाइड किया जाएगा ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स जो अथॉरिटी है वही डिसाइड करेगी. एंड कंपेंसेशन का अमाउंट जा सकता है टिल 10 टाइम्स ऑफ द क्लेम. याद रहेगा ऐसे ना. ये देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, आप इसको मिसलेनियस बोल सकते हो, बट वी कैन स्टिल नॉट अंडर एस्टिमेट दिस चैप्टर बिकॉज इसमें से वो लोग कोई भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, नॉट सो डिफिकल्ट, बट आपको बेसिक बेसिक प्रोविजन याद रहना चाहिए. ठीक है, तो ये हुआ आपका मैकेनिज्म फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम. अब अगर हमारा क्लेम सेटल हो गया, कंपेंसेशन भी डिसाइड हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमारा एम्प्लॉयर बोलता है मैं पेमेंट नहीं करूंगा, या एम्प्लॉयर ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो फिर क्या करने का? क्या कोर्ट भी गिव अप कर देगा? नहीं. तो कोर्ट क्या करेगा? फिर वसूली, दैट इज योर रिकवरी. अब ना इफ द एम्प्लॉयर, देखो लिखा हुआ है सीधा क्लियर लिख दिया है, इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू पे क्लेम ऑल्सो एंड कंपेंसेशन ऑल्सो. बराबर. तो फिर हमारी अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू करेगी. और अब किसको करेगी पता है? उस एरिया के जो कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं ना, उसको इशू करेगी. और उसको जाके बोलेगी देखो कोर्ट या सर देखो अभी भी एम्प्लॉयर ने हमने पूरा का पूरा मैटर डिसाइड कर दिया था, हमने क्लेम का अमाउंट और कंपेंसेशन का अमाउंट भी डिसाइड कर दिया था, ये देखो हमारा ऑर्डर का कॉपी. इसके बाद भी अभी तक एम्प्लॉयर ने हमारे एम्प्लॉइज को ना ही क्लेम का अमाउंट दिया है, ना ही कंपेंसेशन का अमाउंट दिया है. तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज उनको जस्टिस प्रोवाइड करो. तो अथॉरिटी क्या करेगा? हमारे कलेक्टर या उधर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बोलेगा कि प्लीज एम्प्लॉयर से पैसा रिकवर करवाओ. तो फिर क्या होगा देखो. तो पॉइंट नंबर 1 इज एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द क्लेम एंड कंपेंसेशन. पॉइंट 2 इज अथॉरिटी शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी टू द कलेक्टर और द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. एंड पॉइंट 3 इज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और द कलेक्टर whosoever applicable shall recover the same and remit the same amount to the authority. बराबर. एंड देन अथॉरिटी फिर एम्प्लॉइज को डायरेक्टली पेमेंट कर देगा. क्यों अथॉरिटी को हमने अमाउंट दिया? क्योंकि भाई अब हमको भरोसा नहीं है कि एम्प्लॉयर पे करेगा या नहीं करेगा, इसलिए सीधा अथॉरिटी को अमाउंट दो एंड अथॉरिटी विल मेक द राइटफुल पेमेंट टू ऑल द एम्प्लॉय. समझा क्या? तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स कैसे किया जाता है. तो नंबर 1 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंट करेगा. अथॉरिटी विल बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ गैजेटेड ऑफिसर. कंपेंसेशन एंड द टाइमलाइन विल बी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लेम. बट 3 मंथ्स कंपलसरी है कि एंडेवर शैल बी मेड एंड एंडेवर शैल बी मेड. ठीक है. दूसरा कंपेंसेशन का अमाउंट किधर तक जा सकता है? अप टू 10 टाइम्स ऑफ द क्लेम्स दैट वाज डन. अच्छा, हु विल डिसाइड दिस क्लेम एंड कंपेंसेशन? तो द अथॉरिटी विल डिसाइड. जिसको अपॉइंट किया वही करेगा ना भाई पूरा काम. ठीक है. लेकिन एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स के बाद में भी हमारा एम्प्लॉयर नहीं सुधरा, अभी भी उसने पेमेंट नहीं किया, तो फिर क्या करने का? सीधा रिकवरी. एंड रिकवरी के लिए अथॉरिटी जाके सीधा ऑर्डर ऑफ इशू या सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू करेगा टू द कलेक्टर और द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. नाउ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और द कलेक्टर विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर. अमाउंट जैसे ही रिकवर किया, किसको जाके दे देने का? हमारी अथॉरिटी को. नाउ द अथॉरिटी विल मेक द राइटफुल पेमेंट टू ऑल द एम्प्लॉय. आर वी क्लियर विद दिस? पक्का समझ में आया? सिंपल चीज है. ब्रेक और समथिंग. लेट्स स्टार्ट दिस फटाफट से.
तो हमारे पास है, आपको एक दिखेगा सेक्शन नंबर 47, ठीक है, मिला सेक्शन 47। अरे पीडीएफ के अंदर सेक्शन 47 मिला क्या? हाँ, अभी सुनो, इधर सुनते जाओ, बाद में उधर देखना, सुनो। तो व्हाट इज दिस सेक्शन 47 टॉकिंग अबाउट? सुनो अभी इधर, बाद में देखना। 47 is talking about presumption about the accuracy of balance sheet and profit and loss statement of corporations and the companies, ठीक है। presumption का मतलब क्या हुआ? that we are assuming that कि जो भी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी या कॉर्पोरेशन बना हुआ है वो एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकदम एक्यूरेट है? अच्छा मुझे बताओ, कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट या पीएनएल एकदम एक्यूरेट है, वो आप कब बोलोगे? जब ये चीज ऑडिट हो गई होगी, बराबर। तो जब अगर ऑडिट हो गया है प्रॉपरली, या फिर अब ये ऑडिटर कौन होगा? तो जो हम लोगों का सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, शायद आपने ये पढ़ लिया होगा या आप लोग पढ़ोगे, दैट टॉक्स अबाउट द ऑडिटर। अगर उसने ऑडिट किया है, जो क्वालिफाइड है वहां पे एज पर दिस 141, ही विल बी एलिजिबल टू डू द ऑडिट। एंड अगर उसने ऑडिट किया हुआ है तो हम मानेंगे कि एकदम एक्यूरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब अगर डायरेक्टली सी एंड एजी विच इज योर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अगर ऑडिट कर देता है तो इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन ऑफ डाउट बचता है क्या? नहीं। तो हम ये बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्रिजम्पशन व्हेन वी विल प्रिज्यूम दैट, और व्हेन विल आवर अथॉरिटी प्रिज्यूम दैट कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम एक्यूरेट है। एंड बाय द वर्ड दैट इज योर एक्यूरेट, इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट एंड विदाउट एनी मिस्टेक्स और विदाउट एनी मिसरिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, बराबर। तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिया, ये सब है ना ऐसे छोटे छोटे से प्रोविजन है, कुछ एकदम इंपॉर्टेंट या ऐसा नहीं है, बहुत इजी चीज है, ठीक है। तो अब हम लोगों को प्रिजम्पशन करने की कब जरूरत पड़ेगी वो बताओ? जब डिस्प्यूट हुआ रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू, देखो जब क्वेश्चन उठा होगा इनके फाइनेंशियल्स पे, तभी तो हमको बताना पड़ेगा। अच्छा, तो अथॉरिटी के पास जाएंगे ना डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, एंड कौन अथॉरिटी होगी? तो हमारी अथॉरिटी होगी ये सारी। एंड उसके सामने अगर आप जाते हो और बोलते हो कि इसके फाइनेंशियल्स चेक करो, तो अथॉरिटी बोलता है अगर इनके फाइनेंशियल्स आर ड्यूली ऑडिटेड बाय सीएनएजी और बाय द ऑडिटर, बट कौन ऑडिटर? एज पर सेक्शन 141, देन वी विल प्रिज्यूम दैट कि इनके अकाउंट एंड इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देन इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ सच स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स, बराबर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब एक चीज चालू हुआ तो ये फ्रीज हो गया। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, एक ही मिनट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि कब हम लोग प्रिज्यूम करेंगे कि अकाउंट एकदम बराबर है? तो सिंपल, जब ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया है। कौन ऑडिटर? सेक्शन 141 वाला एज पर कंपनीज एक्ट, दूसरा CNAG दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिर वापस से आपको अपने एक्यूरेसी, कंपनी को ना अपने अकाउंट्स की एक्यूरेसी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन बाय द अथॉरिटी इन केस ऑफ, अब किसी को ना क्लैरिफिकेशन चाहिए, मतलब हमारे अकाउंट्स के ऊपर किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए। अब किसको चाहिए? ऑब्वियसली या तो ट्रेड यूनियन को चाहिए होगा या एम्प्लॉइज को चाहिए होगा। तो इन्होंने जाके ना हमारे अथॉरिटी को बोला कि हमको एक्यूरेसी के ऊपर या फाइनेंशियल्स के ऊपर हम लोगों को चाहिए कि ये कितना एक्यूरेट है, या ये क्लैरिफिकेशन, इस डाउट्स के बारे में हमारे डाउट्स को सॉल्व करो, ठीक है। तो हमारे अथॉरिटी ने जब हमको जब बताया तो एप्लीकेशन करेंगे हम, वही सेम अथॉरिटी जो आप लोगों ने ऊपर देखी थी अभी। अथॉरिटी हैज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 45, कौन है ये? जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है वो। एपिलेट अथॉरिटी, जिसके पास जाके हम लोग अपील फाइल करते हैं। ट्रिब्यूनल, जहाँ पे कोर्ट में हम लोग केस फाइल करेंगे ना। आर्बिट्रेटर, जहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा वो, ठीक है। तो इनके सामने जाके हम लोगों को केस फाइल करने का। नाउ डायरेक्शन क्या देगा अथॉरिटी? तो डायरेक्शन ये देगा कि हमारे ट्रेड यूनियन को या उनके एम्प्लॉइज को जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो कंपनी पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करे, उसका ऑर्डर दिया जाएगा, बराबर। नेक्स्ट देखो, अब आपने ये वाला जो सेक्शन पढ़ा ये किसके बारे में था? देखो नाम में लिखा हुआ है कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन। नाउ जस्ट इमेजिन एम्प्लॉयर ऑफ दैट एंटिटी विच इज नॉट अ कॉर्पोरेशन और अ कंपनी, बराबर। जैसे पता है हमने कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पढ़ा था, सिमिलर टू दैट। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन उठे, बराबर। अब अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन उठाए तो अब हम लोगों को क्या करने का, एंड अथॉरिटी क्या डिसीजन देगा?
तो वापस से अथॉरिटी ये बोलेगा कि अगर इनके अकाउंट्स ऑडिट हो गए हैं, और किसने किया होगा ऑडिट, एज पर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट वाला, अगर उन्होंने ऑडिट किया हुआ है तो फिर नो सच क्वेश्चन अराइजेस फॉर डूइंग दिस, फॉर आस्किंग फॉर एनी क्लेरिफिकेशन और एनी डाउट इन रिस्पेक्ट टू दिस अकाउंट। बट अगर ऑडिट नहीं किया होगा या फिर इज नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग द क्वेश्चन, तो अथॉरिटी हमको ये बताएगा, कंपनी वो जो एंटिटी है उसको, कि आप जाके अभी के अभी ऑडिट करवाओ, बराबर। नाउ इफ स्टिल द एम्प्लॉयर फेल्स टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, तो क्या करने का फिर है ना, हमारे अथॉरिटी अपना ऑडिटर बुला के उनके अकाउंट्स को ऑडिट करवाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन बेयर करेगा इसका एक्सपेंसेस, ये भी तो सवाल आता है, इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, तो हमारी अथॉरिटी ही इस चीज को डिसाइड करेगी। और ऑडिट नहीं करवा के गलती किसने किया था, एम्प्लॉयर ने, तो इसकी फीस भी कौन पे करेगा, हमारा एम्प्लॉयर, समझा। तो ये दो सेक्शन में कुछ काम का नहीं था, सीधे वो लोग ने बोला था दो चीजें, सेक्शन 47 एंड 48 टॉक्स अबाउट कि एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा। तो अगर कंपनी और कॉर्पोरेशन है तो इनमें से दो जनों ने, अगर दो में से एक जनों ने ऑडिट किया होगा तो हम मानेंगे कि एकदम सही है। कौन लोग, ऑडिटर एज पर 141 सी एंड ए जी, ठीक है, देन नो क्वेश्चन अराइजेस टू प्रूव योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर। लेकिन सेक्शन 48 ये बोलता है कि अगर हमारी कोई एंटिटी है जो कंपनी या कॉर्पोरेशन नहीं है, तो इनके अकाउंट्स के हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट अगर ऑडिट हो गए हैं बाय अगेन दैट 141 के ऑडिटर के हिसाब से, तो नो क्वेश्चन अराइजेस अगेन। बट अगर ऑडिट नहीं हुए तो अथॉरिटी क्या ऑर्डर देगा कि भाई अभी ऑडिट कराओ, किसको ऑर्डर देगा, एम्प्लॉयर को। बट स्टिल द एम्प्लॉयर फेल्स टू डू द ऑडिट, तो क्या करने का, अथॉरिटी अपने साइड से एक ऑडिटर बुलाएगा, ऑडिट करने के लिए बोलेगा, लेकिन ऑडिटर चाहे एम्प्लॉयर की साइड का हो कि अथॉरिटी की साइड का हो, फीस तो लगेगा उसका, रेम्यूनरेशन तो लगेगा। तो रेम्यूनरेशन कौन पे करेगा, जिसने गलती किया था, जिसने ही फेल टू गेट द अकाउंट ऑडिटेड, वही इसका फीस भरेगा। एंड अवर केस इट इज योर एम्प्लॉयर, सिंपल इजी। अब सेक्शन 49 काम का है। आप लोगों ने अगर अभी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, तो पहला क्वेश्चन था सेक्शन 49, ये है वो सेक्शन 49 विथ रिस्पेक्ट टू अपील, ठीक है। अच्छा, कौन फाइल करने जा सकता है अपील, वो बताओ। जो भी अग्रीव्ड होगा अथॉरिटी के डिसीजन से, ही कैन गो एंड फाइल एन अपील, बराबर। तो अब हमको पहले टाइमलाइन देखना पड़ेगा, कितने टाइमलाइन में अपील फाइल किया जाएगा, कौन अथॉरिटी होगी जो हमारी अपील सुनने वाली है, एंड आगे किस तरीके से डिसीजन दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन अब हमारा अपील फाइल करता है, तो हु फाइल्स एन अपील, पॉइंट नंबर 1, any person who is aggrieved by an order passed by the authority, ठीक है, may prefer an appeal to the appellate authority, ठीक है। अभी ये अपील कितने टाइम में देने की, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है। अब appellate authority क्या करेगा, तो shall be appointed from the officers of the appropriate government at least one rank higher than the authority, that is of course अपील के लिए एक higher authority ही चाहिए, ठीक है। अब disposal of the appeal, तो जो भी outstanding dues है वो हमारा outstanding dues को पे ऑफ किया जाएगा। एंड याद है वो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी, अभी हम लोगों ने जब पढ़ी थी, एम्प्लॉयर ने फेल्स टू पे द अमाउंट, तो वो उससे हम लोग सारे के सारे जो भी आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एंड आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो एम्प्लॉयर से रिकवर करवाएंगे, बराबर। तो ये है तुम्हारा अपील का प्रोविजन। इसमें तुमको मेन 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। हु विल फाइल एन अपील, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में अपील फाइल किया जाएगा, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। एंड अथॉरिटी कौन होगा, तो एटलीस्ट 1 रैंक हायर देन द अथॉरिटी जिसने अभी तक के डिसीजन दिए थे, बराबर। कम टू द नेक्स्ट, रिकॉर्ड, रिटर्न एंड नोटिस इज वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको पूछ सकते हैं कि एज पर द कोड ऑन वेजेस एम्प्लॉयर को कौन से रजिस्टर मेंटेन करने के, ठीक है। तो सेक्शन 50 टॉक्स अबाउट रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड नोटिसेस। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या हुआ वो बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। यस, जो हम लोगों ने ना, अच्छा ये पूरे कोड में हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम वेजेस हमने दिया कि नहीं वो पता करना था, टाइम पे पैसा दिया कि नहीं वो पता करना था, हम लोगों ने उसमें से क्या माइनस किया, डिडक्शन, ऑथोराइज डिडक्शन माइनस किए कि नहीं वो पता करना था। एंड आप लोगों को ये मालूम करवाना था कि मेल एंड फीमेल वर्कर को इक्वल पेमेंट गया है कि नहीं, बोनस दिया है कि नहीं, ये सब कुछ राइटिंग में होना चाहिए, ऑफ कोर्स यस। तो इसी सब का तो आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे,
बराबर। रिटर्न किस चीज का आएगा, तो आप लोगों ने जो भी उनको वेज स्लिप दिया रहेगा, जैसे हम लोग ना ट्रांसफर करते तो एक स्लिप नहीं मिलता, तो वो स्लिप हम लोगों ने दिया होगा, उसका वही चीज मेंटेन करो। एंड नोटिस क्या मेंटेन करोगे, तो नोटिस का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए, हमारा वेज पीरियड क्या है, हम किस तरीके से काम करते हैं, इस सब के बारे में आपको अपने हर जगह पे नोटिस लगाने का। एंड नोटिस एकदम कोने में लगाने का, जहां किसी को ना दिखे, कि जहां सबको दिखे उधर लगाओगे, ऑफ कोर्स जहां पे सबको दिखाई दे उस जगह पे लगाओगे। तो दैट इज योर रिकॉर्ड, रिटर्न एंड नोटिस। पढ़ते हैं इसको एक बार, देखो। और एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉयर जिसको ये करने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जेम्पशन टू द स्मॉल एम्प्लॉयर्स, ठीक है। पढ़ते हैं उसकी भी क्राइटेरिया, पहले नॉर्मल वाले प्रोविजन देखते हैं। सो सेक्शन 50 टॉक्स अबाउट दैट इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड नोटिसेस। सो एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन इट विथ रिस्पेक्ट टू डिटेल्स क्या देने का, पर्सन एम्प्लॉयड, मस्टर रोल, वेजेस एंड सच अदर डिटेल्स, ठीक है। नोटिस भी आपको डिस्प्ले करनी है, देखो लिखा हुआ है प्रोमिनेंट प्लेस इन द इस्टेब्लिशमेंट, बराबर। क्या लिखोगे वहां पे, तो कैटेगरी वाइज वेज रेट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, वेज पीरियड, डे और डेट एंड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड द नेम एंड ऑफ द एड्रेस ऑफ द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ठीक है। देन यू विल ऑल्सो इशू अ वेज स्लिप टू ऑल ऑफ योर एम्प्लॉइज, तो आपको वो वेज स्लिप के बारे में भी इशू करने का और अपने पास में एक रिकॉर्ड मेंटेन करने का। अब ये तीनों पॉइंट्स आपको कब करने की जरूरत नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर को ये मेंटेन करने की कब जरूरत नहीं है, तो एम्प्लॉयर एकदम छोटे से एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ही कम नंबर ऑफ वर्कर्स को हायर करता है, वैसा है। देखो, नॉट मोर देन 5 पर्सन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के काम के लिए मैक्सिमम 5 लोग हैं, या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। अच्छा, डोमेस्टिक पर्पस का मतलब इन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो, मीन्स द पर्पस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू द होम और फैमिली अफेयर्स ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अपने घर के अंदर कुछ हाउस हेल्प्स रखे या वर्कर रखे हुए, तो ये कोई एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं हो गया, ये तो उसके घर की पर्सनल बात है, तो यहाँ पे उसको ऐसा सब मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट डज नॉट इंक्लूड एनी अफेयर रिलेटिंग टू एनी एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस, बराबर। नाउ अब ये सब चीज में आप लोग ने मेंटेन किया कि नहीं, वो कौन चेक करेगा, याद है वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, वो एंटर द प्रेमाइसिस, सर्च एंड सीज द डॉक्यूमेंट, वो चेक करेगा कि आप लोगों ने ये चीज मेंटेन किया है कि नहीं। अच्छा, हमारे पास में फुल वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम ये इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हैं या फिजिकली मेंटेन कर सकते हैं, बट दोनों में से एक तो होना ही चाहिए, बराबर। कम टू द नेक्स्ट, लास्ट वाले कोड में अगर आप याद करोगे तो आपने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का एक शॉर्ट नोट पढ़ा था, ठीक है। सेम टू सेम हियर, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, वो देखो, पहले हम लोगों ने पढ़ा था ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कौन होगा, ठीक है, तो हम लोगों की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। फिर याद है फॉर वन स्टेट होगा या फॉर वन एस्टैब्लिशमेंट होगा या मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट होगा। फटाफट से जो तुम्हारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वाला कोड में आपने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर लिखा था उसको खोलो, फटाफट खोलो, थोड़े पेजेस ऐसे से घुमाओ फटाफट से, फिर आपको मिलेगा, देखो फटाफट से। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सेम, हमारी सबसे पहले सुन लो सारे रूल्स एंड पावर्स एंड उसके फंक्शन। हमारे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को अपॉइंट किया जाएगा बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या तो वन स्टेट के लिए एक, या एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए, या मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट के, एज मे बी फील अप्रोप्रिएट। अभी इनका रोल क्या होगा, तो ये लोग वेब बेस्ड इंस्पेक्शन करेंगे, रैंडमाइज सिलेक्शन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, एंड उस तरीके से वो लोग इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे। देन दिया हुआ था पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, पता है, एंट्री ऑफ द प्रेमाइसेस, सर्च द प्रेमाइसेस, देन वहां पे जो भी पर्सन होते हैं उनका स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड लो, एविडेंसेस लो, सेम टू सेम पावर्स यू विल राइट हियर आल्सो, ठीक है। फिर एक हमने लिखा था लीगल पावर्स इनके क्या होंगे, तो अगर कोई इनके साथ कोऑपरेट नहीं करता तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस एज पर आईपीसी, बराबर। सेम टू सेम चीजें यहाँ पे। वर्स्ट सिनेरियो, अगर आप लोगों को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के बारे में कुछ याद नहीं रहता और उन्होंने आपको पूछा कि इस कोड के हिसाब से लिखो, तो कुछ नहीं, कोड भले कुछ भी आएगा, आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का आंसर एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि रिपीटेड चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, वेरी सिंपल एंड वेरी छोटू सा, ऑफेंसेस बाय द कंपनी। अच्छा, जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर who failed to make the payment
ऑफ दैट वेजेस, या फिर कोई भी टाइप का इस कोड के अंदर उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, तो एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल। फिर पता है हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड जो भी डायरेक्टर, मैनेजर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी होती है, मतलब सिंपल भाषा में KMPs एंड द डायरेक्टर are also liable for doing, मतलब are also liable for the punishment and the offense committed here। तो यहाँ पे भी सेम चीज आएगा, लेकिन इसमें एक चीज ये भी दिया होता है कि अगर डायरेक्टर, ऑफिसर या सेक्रेटरी ये प्रूव कर दे कि ये एक्ट जो भी हुआ है, जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है, वो उनकी नॉलेज के बिना हुआ था या उनके प्रेजेंस में नहीं हुआ था, तो क्या उनके ऊपर पनिशमेंट अप्लाई होगी? नहीं। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल चीज है, ऑफेंसेस बाय द कंपनी, हूसोएवर हैज कमिटेड एनी ऑफेंस एंड इन दिस केस ऑफ अ कंपनी, तो फिर उसके डायरेक्टर, ऑफिसर, सेक्रेटरी, एवरीवन विल बी रिस्पॉन्सिबल, बट वी कैन डिस्चार्ज फ्रॉम दिस ऑफेंस टू सम ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड सेक्रेटरी जिनके एब्सेंस में ये चीज हुआ एंड दे प्रूव दैट कि हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। दिस इज कॉल्ड एज योर ऑफेंसेस बाय द कंपनी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है इधर के लिए कि हम कंपनी का मीनिंग क्या समझेंगे। कंपनी, हम जो कंपनी समझते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, वो आएगा क्या? तो यहाँ पे वो भी आएगा, एंड अ फर्म, एन LLP एंड अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी आएगा। सी, हम लोगों को इस्टेब्लिशमेंट तो हर एक टाइप का हो सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर कोई भी मिस्टेक कर सकता है, तो हम लोगों को तो सबको इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे सबका लिस्ट दिया हुआ है। एंड डायरेक्टर वर्ड का मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पार्टनर ऑफ द फर्म। सिंपल। कम टू द नेक्स्ट, बस ये लास्ट के प्रोविजन बाकी है। अच्छा, आपको हेडिंग दिख रही होगी कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस, नहीं, इट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। बराबर, आप लोगों ने, ये लोग ने ना मॉड्यूल में हर एक कोड में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस दिया और उधर ऊपर कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस दिखाई, इट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ठीक है, अब सुनना इसको ध्यान से। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या हुआ? तो हम क्या करते हैं, बिफोर और ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, ठीक है, हम मामले को बाहर सेटल करते हैं कि आप इतना फाइन ले लो और इस मैटर को इधर के इधर ही क्लोज कर दो। बट ये कौन सा मैटर होता है? जिस मैटर में सिर्फ और सिर्फ फाइन लगाया होता है एज अ पनिशमेंट, सिर्फ उसी मैटर्स को आप लोग कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकते हो। ठीक है, तो पहला रूल ये बोलता है कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस शैल बी डन ओनली विथ रिस्पेक्ट टू दोज ऑफेंस जहां पे सिर्फ पेनल्टी है इन द फॉर्म ऑफ फाइन। ठीक है, दूसरा, आपको कंपाउंडिंग के लिए कब अप्लाई करने का? तो बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट में केस चालू हो उससे पहले चालू करने का, ये कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करने का। या अगर आप ड्यूरिंग अप्लाई करते हो तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये कंपाउंडिंग में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, कंपाउंडिंग में जो सम होगा, मतलब वो बोल रहे हैं कि इतना फाइन लेके मामले को हम लोग क्लोज करते हैं, तो वो फाइन का अमाउंट से ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली कम ही होगा ना, जब आप बाहर को सेटल कर रहे हो तो जो फाइन था अगर आपको वही भरना है या उससे ज्यादा ही भरना है तो आप तो कोर्ट में केस चलते रहने देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, वो फाइन का जो अमाउंट है उससे कम पे करके आप बोलोगे इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आपको वो जो सम दिया हुआ है दैट इज 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन, जो फाइन आपके ऊपर लगाया था और यहाँ पे मैक्सिमम उसका 50% आप पे करो एंड मामले को यहाँ पे सेटल कर दो। बराबर, लेकिन अब इसमें दो चीजें आगे होगी। कौन से ऑफेंस की हम लोग कंपाउंडिंग नहीं कर सकते? उस ऑफेंस की जिसको हम लोगों ने डिसाइड किया था पहले, एंड अगर सिमिलर ऑफेंस हैज बीन कमिटेड नाउ अगेन, या फिर सिमिलर ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को वापस कन्विक्ट किया हुआ है, तो वापस कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होगा। एक बार गलती हुई, समझ में आया, बार बार सेम चीज करोगे फिर कंपाउंडिंग के लिए आ जाओगे तो नहीं चलेगा। बराबर, नेक्स्ट वाला बोलते हैं कि अगर हमारे ऑफिसर ने कंपाउंडिंग का ऑर्डर दे दिया एंड अब पर्सन डज नॉट कंप्लाई विद दैट ऑर्डर, तो क्या करने का? तो भाई फिर क्या होगा पता है? वो जो मैक्सिमम फाइन लगाया था ना आप पे, वो तो लगेगा ही, प्लस 20% विल बी एडेड टू दैट फाइन जस्ट बिकॉज यू हैव फेल्ड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। समझा? देखो लास्ट वाला पॉइंट, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद एन ऑर्डर मेड बाय द ऑफिसर शैल बी पनिशेबल विद अ सम इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द मैक्सिमम फाइन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस इन एडिशन टू द फाइन। ठीक है, तो कंपाउंडिंग हम आपको अलाउ करें दैट डजंट मीन कि आप लॉ के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे और आप इस तरीके से आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो कंपाउंडिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा कम का, बाकी के सारे क्वेश्चन इजी है और सिंपल है। तो यहाँ पे आई थिंक हुआ खत्म, तुम्हारा चैप्टर खत्म। सो हियर वी आर आल्सो डन विथ कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस, हो गया। अभी एक ही मिनट, ये हम लोगों ने किया था क्या? हाँ, ये भी हो गया था। नहीं, एक मिनट रुकना,
हाँ, तो आप लोगों ने ये जो लास्ट रिकवरी मैकेनिज्म लिखा था नोटबुक में, हाँ, उसके बाद में हम लोगों ने ना जो क्लेम वाला क्वेश्चन पढ़ा था, बस एक लास्ट पॉइंट है, देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। आप लोगों ने ये जो क्लेम वाले क्वेश्चन लिखे थे याद है, अभी अपने नोटबुक में लिखा था एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम्स एंड रिकवरी मैकेनिज्म। तो आप लोगों को सिंपल कुछ चीजें पूछा हुआ है कि क्लेम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है विद द अथॉरिटी। तो ऑफ कोर्स बहुत सिंपल है, एम्प्लॉय कर सकता है या ट्रेड यूनियन कर सकता है या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर भी कर सकता है। लेकिन समझो क्लेम करने के लिए आपको पता है लिमिटेशन पीरियड, आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हो, आप कोई भी ऑफेंस के लिए कभी भी मुंह उठा के नहीं चले जा सकते कि अभी मेरी एप्लीकेशन करो। तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द क्लेम्स अराइजेस। उतने टाइम पे ही आप लोगों को जाके, अगर एम्प्लॉयर पे करने को रेडी नहीं है तभी आप क्लेम के लिए कोर्ट में जाके एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम करोगे। ठीक है, नाउ लास्ट वाला पॉइंट सिर्फ सिंपल इतना बोलता है कि आपका जो हम लोगों ने वो बोनस वाला केस पढ़ा था ना, बोनस का पूरा चैप्टर, ठीक है, अब आप लोगों का ना बोनस रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाता है। किसका? तो हमारे एम्प्लॉयर का एंड एम्प्लॉय का। ठीक है, अब डिस्प्यूट हो गया है तो डिस्प्यूट की वजह से, अब डिस्प्यूट किसकी वजह से हुआ है? तो फिक्सेशन ऑफ बोनस की अमाउंट, एलिजिबिलिटी एंड पेमेंट ऑफ बोनस के लिए अगर डिस्प्यूट हो गया है, या फिर डिस्प्यूट ये हुआ है कि क्या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बोनस वाला चैप्टर अप्लाई होगा कि नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के डिस्प्यूट को ना डायरेक्टली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। अभी हमने वो कोड पढ़ा नहीं है बट आपको समझेगा द सीरियसनेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। पता है हम थोड़ी सी बात किया था कि इस केस में स्ट्राइक लोग पे चले जाते हैं या पूरा का पूरा इंडस्ट्री का काम बंद हो जाता है, तो इतना ही सीरियस डिस्प्यूट कंसिडर किया जाएगा। तो अगर किसी पर्सन के बीच में डिस्प्यूट होता है विद रिस्पेक्ट टू द फिक्सेशन, एलिजिबिलिटी एंड पेमेंट ऑफ बोनस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, देन दिस डिस्प्यूट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो आगे क्या करना है? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिस हिसाब से सॉल्व होगा ना, इसी हिसाब से इसकी मैटर के भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी बात क्लियर है? ओके, सो नाउ वी आर फाइनली डन। लेट अस सी द क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व हुए क्या वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, explain the appellate mechanism provided under section 49 of the code. I hope now the question is clear. अपील के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरा कंपाउंडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो अभी हम लोगों ने किया। थर्ड, critically examine the definition of an employee. How does its inclusive nature affect the coverage of different category of workers? Simple employee का definition. ठीक है, now see what important question they have asked. डेफिनेशन ऑफ वेजेस, भाई कोड ऑन वेजेस है और वेजेस का डेफिनेशन ना है पॉसिबल ही नहीं है, बट अपने लिए इजी क्या हो गया क्योंकि पूरा का पूरा डेफिनेशन इज सेम एज योर दैट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला कोड। बट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो अच्छे से याद रखना। देखो आगे वो भी पूछा हुआ है, व्हाट कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड। ठीक है, लास्ट explain the statutory duties imposed on employers under the code. अच्छा अभी ये क्वेश्चन देखो, to ensure the safety, health and working condition of the employees, how do the obligations reflect the principle of safe workplace as a fundamental right? अभी ये क्वेश्चन कौन से कोड का है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड का है। ठीक है, उन्होंने मिसप्रिंट किया होगा या जो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आंसर हमको क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर याद है उसमें, जिसमें सेफ्टी में क्या देना था, हेल्थ का क्या देना था और वर्किंग कंडीशन वेलफेयर का क्या देना था, बस आप लोगों को यहाँ पे वही लिखना है। Are we clear with this? And hence now we have completed 2 codes of labor law from your 4 codes there. ठीक है, अब 2 और codes बाकी है, then we are done with your labor law. ठीक है, we'll continue in the next lecture. तब तक के लिए bye bye.